बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। रोजाना आपका हमारा साथ होता है 9 से 11। तो जनाब क्विकली जरा बात करते हैं कल होने वाले मैच की, क्योंकि कल का मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच था। एशिया कप आपको पता है जारी है, सुपर 4 मरहला जारी है और कल का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया है। 5 विकेट से पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, लेकिन जो इसमें मरहले आए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। ट्विस्ट एंड टर्न कहते हैं ना, जब मैच में आते हैं तो बड़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। अभी मैच की सूरत हाल बताने से पहले मुझे थोड़ा सा ना आपको पता है कुछ क्या कहना चाहिए, एक डर सा लगा हुआ है, कुछ एंजाइटी सी हो रही है। एंजाइटी क्यों हो रही है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जरा एशिया कप की बात कर लेते हैं जनाब। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है और पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। बड़ी मुश्किल हो गई थी उन्हें भाई, एक वक्त पे तो 88 उनका स्कोर था, 6 विकेट गिर गई थी और पाकिस्तान के बॉलर्स ने पहले ही ओवर से हमने देखा छा गए। शाहीन आफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर कुशाल मेंडिस का आउट किया और उसके बाद फिर वक्फे से श्रीलंकन बैटर्स आउट होते गए। बिल्कुल जी, और हुसैन तलत ने भी ऐसे ही कुछ किया और बड़ी कमाल परफॉर्मेंस उन्होंने भी दिखाई और टीम को बिल्कुल श्रीलंकन टीम को बैक फुट पर भेज दिया। कल वैसे बॉयज पकड़े नहीं जा रहे थे, हशाश बशाश चेहरे थे, कॉन्फिडेंस बहाल था और दुआ ये करते हैं हम कि अगर फाइनल में भारत के साथ मैच हो तो तब भी हमें यही गेम देखने को मिले। एक चीज मैं नोटिस की कि जब पाकिस्तान पहले बैट नहीं करता तब इनका कॉन्फिडेंस किसी और लेवल पे होता है। जब द अदर टीम, द अपोजिंग टीम इज बैटिंग फर्स्ट, तब ये किसी और लेवल पे खेल रहे होते हैं। जब हम बैट करने जाते हैं पहले, तब कहीं पर लड़खड़ा जाते हैं। उस टाइम पर कोई हमसे ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। चलिए देखते हैं, लेकिन यह है कि हुसैन तलत ने भी अपने पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की हैं और उसके बाद हमने देखा कि अच्छा मेंडिस ने 50 रन स्कोर किए तो जाहिर है उनकी हाफ सेंचुरी। पाकिस्तान की शाहीन आफरीदी ने 3, हुसैन तलत और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। तो इस तरीके से पूरी इनिंग श्रीलंका की खत्म हुई। अब जी हमारी बारी आई, हमें 134 रन का ताकुब करना था और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एज यूजुअल आप जो बात कर रहे हैं तो लड़खड़ाई और ये कम स्कोर भी था। मतलब आप ये ना कहें कि कोई बहुत 170 या 171 था, ये 134 का स्कोर था, इसमें लड़खड़ाई। टॉप ऑर्डर एक बार फिर से नाकाम रहा और पहली विकेट हमारी 45 रन पर गिरी और 80 रन पर भी हमारी आधी टीम, जो मैं श्रीलंका की बात करी थी ना, आधी टीम 80 रन पे आउट। ये और दूसरी बात है जो 30-40 पे हमारी पहली विकेट गिरती है, ये बात भी मेरी समझ से बालातर होती जा रही है कि क्यों ऐसे हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 3, हुसैन तलत और हारिस रऊफ ने 2 शिकार की, जैसे कि सदफ ने भी आपको बताया है। अच्छा, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर हमारी लड़खड़ाता हमें नजर आया। साइम और सलमान ने कल क्या किया, ये तो मुझे कोई बताया कि साइम एक दफा फिर से नाकाम नजर आए, सलमान भी नाकाम नजर आए। अच्छा, नवाज ने 24 गेंदों पर 38 और हुसैन तलत ने 32 रन बनाए। मैचेस होते हैं उनकी हाईलाइट कहते हैं ना, मैच के अलावा बॉल बैट के अलावा जी दूसरी चीजें भी होती हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो इंडिया ही बहुत कुछ ऐसा कर देता है, लेकिन कल श्रीलंका के मैच के साथ हमने देखा अबरार अहमद और हसरंगा तवज्जो का मरकज बन गया। बॉलिंग के दौरान अबरार कहते हैं ना, उन्होंने उनका एक्शन कॉपी किया और इसी तरीके से श्रीलंकन प्लेयर ने फिर अबरार का एक्शन कॉपी किया। अच्छा, ये देन अगेन सिर्फ ये वो चीजें होती हैं जो मैच में देखने का जिनको मजा आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होते हैं। अच्छा, हमने मैच में देखी ये चीज, उसके बाद फिर मुलाकात भी हुई और काफी अच्छे जेस्चर्स एक्सचेंज किए, पॉजिटिव बातें एक्सचेंज की। ये आप देख भी सकते हैं, ये हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं। तो अबरार ने बेसिकली हसरंगा का स्टाइल कॉपी किया, सेलिब्रेशन स्टाइल, और हसरंगा ने अबरार का। कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और जब टीमें आपस में तो एक दूसरे के खिलाफ मैदान में खेल रही होती हैं, लेकिन आपस में उनकी फ्रेंडशिप भी होती है, दोस्ती भी होती है और प्लेयर्स ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा जेस्चर जाता है। जेंटलमैन गेम है ना, यही चीजें देखने चाहिए इंडिया को। चले जी अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ शाहिद आशवी मौजूद है और पाकिस्तान के मायना साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तौसीफ साहब आपसे आगाज करती हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि कल हमारे बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए, एक हमें उनकी कहते हैं ना एक ऑर्गेनाइज नजर आए, डिसिप्लिन में नजर आए। पहले कहाँ थी ये परफॉर्मेंस, इतने मैचेस बाद हम वार्म अप हुए? शुक्रिया। एक तो आखिरी अल्फाज जो आपने अभी बात की थी ना कि इंडिया को भी सोचना चाहिए, तो मेरा ख्याल है इनको वाकई सोचना चाहिए कि ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और इससे कोई फ़ायदा नहीं। और अब हम गेम की तरफ बात करें तो यस, बड़ी खुशी की बात है और हम लड़खड़ाते हुए पहुंचते ज़रूर हैं। हालांकि कल भी हम बड़ी मुश्किलात में थे, बड़ी अच्छी बात है कि हम जीत गए और
अच्छे जीते, और लेकिन यहाँ चीज़ें नज़र आती हैं वो आपने भी पॉइंट आउट की, मैं भी इसको ज़रूर कहूँगा कि एक तो टॉस आपने बहुत अच्छा जीता, इसलिए कि सीम होता है थोड़ा सा वहाँ पे, स्विंग होता है, सीम होता है, और बड़ा अच्छा टॉस जीता। और अगर श्रीलंका भी जीता तो उसने जो है ना पहले फील्डिंग ही करनी थी, क्योंकि मुश्किलात होती हैं। लेकिन बाद में बैटिंग कोई पिच इतना ख़राब नहीं था जिस पे आप एकदम जो है फंस जाएं जाके, तो ये हमारे लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन हम तो ये उस वक्त को 92 को याद करते हैं कि हम कहीं भी नहीं थे और फिर पहुंच गए, और अब हमारे रवानगी जो है वो इंशाल्लाह जो है फाइनल की तरफ होगी। तो अच्छा खेला दोनों बैट्समैनों ने, और अच्छा पार लगाई नैया हमारी, इसलिए कि मुश्किलात तो आ गई थी। 160-70 रन होते तो शायद मुश्किलात भी पार है। तो बहुत ही उम्दा खेला दोनों ने। नवाज ने, खास तौर पे नवाज की बात इसलिए करूंगा कि उसने अटैक किया और आते ही जो है असरंगा जो अच्छे बॉलिंग कर रहे थे, 2 विकेट्स भी जल्दी ले गए थे, मगर अटैक करके जो है ना, और बाद में मैच भी उन्होंने ऑनेस्टली जब आए वो दोबारा 2 ओवर करने, तो 4-5 चौके उनको लगे और वहीं से मैच खत्म। मगर रन कम थे, बट हमें ये एक आध विकेट पे कर लेना चाहिए था। एक पार्टनरशिप आपने जैसे खुद कहा कि 45 रन की एक पार्टनरशिप मिली, उसके बाद हम खैर खेल में होता है 2020 यही है, बट हमें जो है इस तरह मुश्किलात से नहीं जीतना चाहिए, बल्कि सीधा सीधा मारना चाहिए। शाहिद भाई आपकी तरफ आऊंगा और जरा बैटिंग का भी जब जिक्र कर लेते हैं। बॉलिंग लाइन तो हमें बड़ी अच्छी स्ट्रांग नजर आई, बैटिंग हमें लड़खड़ाती गिरती संभलती नजर आई। वही मसला, टॉप ऑर्डर नाकाम नजर आया। साइम और सलमान की अगर बात करें तो अब इनकी परफॉर्मेंस, जो वीक परफॉर्मेंस चल रही है, उसका सिलसिला कुछ तवील नहीं हो गया अब? बिल्कुल ऐसा ही है। वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो छोटे टारगेट को बड़ा टारगेट ना बना दे, वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे ना ले जाए, अपने फैंस को परेशान ना कर दे। एक छोटा टारगेट था, हमेशा छोटा टारगेट ट्रिकी होता है। श्रीलंका ने फाइट भी बहुत अच्छी की, और 45 रन पर जब आगाज हुआ था, उसके बाद से एकदम से 12 रन पे 4 विकेटें गिर गई। 57 तक पहुंचते पहुंचते हमारे 4 आउट हो गए। जिस ओवर में साहबजादा फरहान आउट हुए थे, उस ओवर में फखर को आउट नहीं होना चाहिए था, ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था। उन्हें पता था इस ओवर में 1 विकेट गिर गई है, ये गैर जिम्मेदाराना बात है, और वो बड़े सीनियर अच्छे प्लेयर हैं, उनको और आगे तक लेके जाना चाहिए था। और जहाँ साइम और सलमान की बात की, तो एक साइम तो प्रोग्रेस कर रहा है बाखबर सवेरा वाला, लेकिन ये पाकिस्तान टीम वाला प्रोग्रेस नहीं कर रहा। गूगली उन्होंने हाथ से नहीं पकड़ी, हाथ से पकड़नी है, स्पिनर्स की हाथ से देखें। सलमान आगा भी जाहिर है अब सवालात उठ रहे हैं उनकी टीम में पोजीशन पे। 5 मैच उन्होंने जो खेले हैं, उन 5 मैचों में सिर्फ 45 रन हैं उनके, तो उनको भी देखना पड़ेगा, साइम को भी देखना पड़ेगा। लेकिन जीत बहुत सी चीज़ें छुपा देती है, और भी बहुत सी कमजोरियां हैं। पाकिस्तान को अगर आगे जाना है, फाइनल तक जाना है, तो बांग्लादेश को हराना है। एशिया कप की तारीख में कभी भी पाकिस्तान भारत का फाइनल नहीं हुआ, तो लग रहा है कि पाकिस्तान भारत का फाइनल होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें, जिस तरह सलमान आगा, जिस तरह साइम अच्छा नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कल हुसैन तलत ने खुश किया, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। नवाज ने नीचे आके बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन नामालूम वो 2 मैचों से क्यों नहीं बॉलिंग कर रही है, पता करना पड़ेगा। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। आपसे कहती हूँ तौसीफ साहब, हाँ, जैसे कि बात हो रही है हुसैन तलत की, फिर हसन नवाज की भी बात हो रही है। अब भारत के खिलाफ जो मैच हुआ, तलत से बॉलिंग नहीं कराई गई, फिर उन्होंने कल पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की। इसी तरीके से नवाज से कल भी बॉलिंग नहीं करवाई। तो कोई लॉजिक समझ आ रही? बिकॉज कैप्टनसी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या एडवाइस दी जा रही है कैप्टन को, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये भी बड़ी इस वक्त सवाल है। तो आपको क्या लॉजिक नजर आती है? आपने सही कहा, ये लॉजिक तो हमें भी कुछ नजर नहीं आई। ये जो कोच इतना बड़ा बैठा है, दूर से हमने बुला के रखा हुआ है, और मैनेजमेंट के लोग हैं, प्लेयर हैं कुछ, ठीक है, सीनियर प्लेयर इसमें बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो बैठे हैं उससे बात करते रहते हैं। वो अपने गोरों से, दूसरों से बात करता है, तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो चाह क्या रहे हैं। कब कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे किसी को। अगर हम देखें, एक टाइम में साइम को उन्होंने बॉलर उसको इतना चढ़ा दिया, मतलब आई मीन ठीक है उसने विकेट लिए थे, लेकिन आप जो मेन आपके बॉलर्स हैं उन पे फोकस करें ना। आप जैसे आपने बताया हुसैन तलत से उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, तो ये कुछ ऐसा सिलसिला है कि मेरी खुद समझ से बाहर है कि क्यों कॉन्फिडेंस नहीं देते। और जो है नवाज से आप बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, मेन बॉलर ने, तो कोई
क्या वजूहात क्या हैं इसकी, आप रिपोर्ट में ही दे सकते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं या क्या चीज़ है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब हमको एक मैच हम दूर रह गए हैं, और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर होंगी। आज भी खेलेंगे, वो कल भी खेलेंगे, तो दोनों को जगह ऐसी है जहाँ पर इतना जो है ह्यूमिडिटी और ये सब है। 12 खेल जरूर है, बट 2 मैच बैक टू बैक खेलना मुश्किल जरूर हो जाते हैं। और आई होप इंशाल्लाह, और थोड़ा सा देखना, थोड़ा क्या काफ़ी देखना पड़ेगा। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, देखना पड़ेगा हमें बॉलिंग के हिसाब से। शाहीन वापस आए, यस अच्छी बात है वापस आए, लेकिन दूसरी टीमों का वे ऑफ बैटिंग जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। वो एक एक बॉलर या एक एक हर किसी को टारगेट करते हैं। जैसे मैं सीधी बात है, हम अभिषेक की बात करें तो वो हमारे मेन बॉलरों को, जिस तरह शाहीन ने कल बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त फॉर्म में आ गए, अच्छी बात है। पर यही हमें आगे चलकर जो है, जब इंडिया से इंशाल्लाह मैच होगा, तो हमें ये चीज को देखना पड़ेगा कि वो आया, उनकी स्ट्रेटेजी है, आप उनके प्लान पे तो नहीं खेल सकते ना, हम अपने प्लान पे खेले हैं। ऐसा लग रहा है कि हम उनके प्लान पे खेलते हैं, सम टाइम ऐसा फील होता है। मुझे तो अभी से एंजाइटी हो रही, जब आप मेंशन कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो बस अल्लाह रहम करे। मतलब वैसे शाहिद भाई क्या देख रहे हैं आप, पाकिस्तान इंडिया का मैच फाइनल में देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो इस मैच में कामयाबी से पाकिस्तानी टीम का, हमारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होता देख रहे हैं? बिल्कुल बहाल भी हो रहा है। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो रही है। पिछले मैच में नवाज की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आप, किस तरह वो आउट हुए। पूरा रन अभी खड़े हुए थे कि एकदम से थ्रो आई और वो रन आउट हो गए। कल के मैच में क्या कमाल की उन्होंने बैटिंग की। शुरू में आए जरा थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। 38 नॉट आउट बना दिए। किसी ने कमेंट किया है कि बड़े लड़के जब आएंगे ना तब देखेंगे बॉडी लैंग्वेज। छक्के से मैच खत्म किया है। बड़े लड़के आएंगे तो बड़े लड़के भी देख लेंगे। पाकिस्तान की टीम एक टूर्नामेंट में बहुत जरूरी होता है कि सही वक्त पर पीक करे। नीचे से ऊपर जा रही है। शुरू में छोटी टीमों के साथ घबरा के खेल रहे थे। इंडिया से 2 मैच हार गए, लेकिन कल श्रीलंका का मैच बहुत ही अच्छा खेला है। बांग्लादेश का मैच भी इसी तरह खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश की टीम आसान नहीं होगी। वो भी टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने आज तक कभी एशिया कप का फाइनल नहीं खेला। खेला है एक आध दफा, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेला, तो अब वो ऊपर आने के लिए कोशिश करेंगे। बांग्लादेश की टीम भी इतनी आसान साबित नहीं होगी, लेकिन जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा कि 2 बैक टू बैक मैचेस उनके लिए खेलना इस गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले बांग्लादेश को हराएं। मुझे तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भारत का फाइनल होगा, और तीसरा मैच जब होगा तो फिर पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज और किस्मत इंशाल्लाह तब्दील होगी। और तौसीफ साहब एक चीज बताएं, जो हमारी एक और इशू है, एक तो हमारे ओपनर्स, आप चाहे चेंजेस कितनी कर दें, जब भी हमारे ओपनर्स आते हैं वो नहीं चल पाते। लास्ट मुझे याद नहीं कौन सा ऐसा मैच था जो जिसमें हमारे ओपनर्स ने बड़ी अच्छे हमें टोटल करके स्कोर बना के दिया। दूसरे हम जो पावर प्ले है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते सही से। तो यहाँ पे हमें बहुत फोकस करना होगा। यही वो गलतियां हैं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। नहीं, ये तो सीखना चाहिए। सभी कह रहे हैं, हम इस टीवी पे बोल रहे हैं, 50 टीवी और लगे हुए हैं, उस पर भी यही सब सेंसिबल लोग बात कर रहे हैं, मगर कुछ लोग सेंसिबल बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बैठ के बात कर, जी फरहान को बिठा देना चाहिए बीच में, ये हैरत है मुझे इन लोगों के उस पर कि भाई आप कैसे बिठाने की बात करते हैं। फरहान को नहीं बिठा सकते आप, वही तो एक ऐसा प्लेयर है जिसकी आप तो बात कर रहे हैं कि पावर प्ले में खेलते हैं। तो ये लोग इस तरह दिमाग इस्तेमाल करें कि यार फिनिश जो करें ना, ऐसा फिनिश करके जाएं। देखिए ना, मैं अभिषेक का बार बार नाम इसलिए, वो 6 ओवर में मैच को उसने अपनी तरफ ले गए। तो इस तरह के कुछ खेलना चाहिए ओपनर्स को कि आप सेट हो गए तो मैच को पूरा निकाल के लेके जाओ। अब ये 130-35 रन में भी आपने जो किया आज नजर आया, आप मैच को पूरा निकालो, आप पता तो चले कि हाँ हम ओपनर फिनिश करके आ रहा है। तो ये सब चीजें देखने से रहती हैं, मगर हैरत है कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रही ये बातें। शाहिद भाई कह रहे हैं कि नई टीम और ये अपनी जगह है, वो सारे अपने, मगर देखिए एक मुल्क के लिए जा रहे हैं आप और बेस्ट प्लेयर हैं, आपको सिलेक्शन हुई इसीलिए आप लोगों की। कितनी देर आदमी सोचेगा कि आप हैं, आप गलत स्ट्रेटेजी तो मैनेजमेंट कर ही रही है, लेकिन आप तो अंदर खेल रहे हो, आपको सारी चीजों का पता है कि स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है या स्पिन हो रहा है या क्या हो रहा है। इतना मतलब आदमी को वो कर दिया कि साइम जैसा जो इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेलता था वो आज फिर 4 नंबर पे 5 नंबर पे चला गया। तो आई थिंक मेरा सजेशन है, अब
یہ بہرحال وننگ ٹیم کو چینج نہیں کرتے ہیں، بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ وہ نواز حسن نواز کو لے کے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ بٹھا دیں کسی۔ ٹھیک ہے شاہد بھائی، کل ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہم نے دیکھی، محسن نقوی صاحب سے ٹیسٹ ٹیم میں کپتان چار مسعود کی ملاقات ہوئی اور پھر کوچ اظہر محمود نے ملاقات کی ان کے ساتھ، ایک سیشن ہوا، گفتگو ہوئی، اس میں محسن نقوی نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے کپتان اور کوچ کو فری ہینڈ دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ایک ٹف سیریز آ رہی ہے 12 اکتوبر سے، 2 ٹیسٹ میچز کی۔ ساؤتھ افریقہ پچھلے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے چیمپئن ہیں، انہوں نے آسٹریلیا کو ہرا کے چیمپئن شپ جیتی ہے، بہت بڑی ٹرافی جیتی ہے، پہلی بار ایک کوئی ٹرافی انہوں نے جیتی ہے بڑی آئی سی سی کی 1998 کے بعد سے، تو ان میں بڑا کانفیڈنس ہوگا۔ ہم آخری نمبر پہ تھے، 90 اور آخری نمبر پہ، تو یہ بڑا ضروری تھا کہ کپتان کو اعتماد دیتے، جو کوچ ہیں اظہر محمود ان کو اعتماد دیتے۔ شان مسعود کی کیٹیگری جو سینٹرل کانٹریکٹ کی ہے وہ ڈی ہے، وہ بھی ان کے لیے کافی صحیح نہیں ہے، ان کو ڈی سے ہٹا کے بی میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہو جائے گا۔ تو ساؤتھ افریقہ سے اگر جیتنا ہے 2 ٹیسٹ کی سیریز تو پھر یہ اعتماد ضروری تھا، اچھی پچز بنائیں، اسپن پچز جس طرح ہم نے انگلینڈ کو ہرایا تھا، گو کہ ساؤتھ افریقہ کے پاس بھی بہت اچھے اسپنرز ہیں، ان کی مہاراج 200+ ٹیسٹ وکٹیں ہیں، تو اچھی ایک سیریز ہوگی، بہت ضروری تھا، بہت اچھا کیا۔ محسن نقوی کافی ایکٹیو آدمی ہے، انہوں نے بلا کر اعتماد دیا ہے۔ اچھا توصیف صاحب، ویسے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ممکنہ جو پاسبلٹی ہے پاکستان انڈیا کے فائنل کی، ہاؤ مچ ایکسائٹیڈ آر یو؟ ایکسائٹیڈ تو ہے، ایکچوئل کھیلے اتنا ہے لیکن اب پتہ ہے کھیل نہیں رہے، مگر باہر بیٹھ کے تھوڑا سا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یار کیا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، اور آنیسٹلی بتاؤں دل میں دھڑکا تو رہتا ہے، اور اب جیسے جیسے ایج بڑھ رہی ہے اپنے اوپر پریشر لینا ٹھیک نہیں ہے میرے حساب سے ویسے بھی، لیکن بہرحال ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے، ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ابھی جیسے بتایا کہ یہ چیزیں کچھ سینٹرل کانٹریکٹ کی باتیں شاہد بھائی نے کی، اور آپ کس سے بات کر کے یہ چیزیں، آپ میرا خیال ہے، میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ پلیئروں کے میچز پہ سارا کر دیں، اور اس کے بعد ان کو دیں کہ 10 ہے، 10 2020 ہیں، یا 10 ٹیسٹ میچ ہیں، یا 20 ون ڈے ہیں، اس طرح کر کے، اور اس کے بعد ان کی اینڈ میں آپ دیکھیں کہ کیا پرفارمنس ہے، آپ نیچے لے آئیں یا اوپر لے جائیں ان کو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کچھ بنایا کسی کے کہنے سے، اس کو وہ شان مسعود ظاہر ہے ٹیم کا کپتان ہے، آپ اس کو کہاں، اور جس نے شاداب نے، جس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ فٹ ہے نہیں، کیا نام ہے، فٹنس کے ٹیسٹ کے اوپر جو ہے نعمان علی کو کہہ دیا کہ فٹنس ٹیسٹ دیکھیں گے اس کے بعد، تو یہ تو ابھی کھیلا بھی نہیں ہے، اس کو بی گریڈ دے دیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ کافی ٹائم سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو کون دیکھے گا؟ یا تو بہت بڑی کوئی اوپر سے ایسی دھاڑی کہوں گا کہ پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کی آواز ہی نہیں نکل پاتی۔ بیٹھ کے صحیح سے دیکھیں شاداب کس بیس پہ جو ہے وہ بھی اس پہ آ گیا ہے، تو اب یہ چیزیں دیکھیں۔ شان مسعود سینئر ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے، پھر یہ بنا دینا کرائٹیریا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرائٹیریا کچھ اس طرح کا بنا دیں، لیکن آپ اگر ادھر ادھر کی سن کے یا کسی کو بٹھا کے کریں گے، I think زیادتی ہے۔ ویسے شاہد بھائی، اب ہمارے 2 اور بھی بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، اسپنرز ہیں ٹیسٹ کے، میں ساجد اور نعمان کی بات کروں، کیا وجہ ہے کہ ان کو سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں شامل کیا جا رہا؟ ان کو بھی تو بڑے اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ سینٹرل کانٹیکٹ میں ہے یا نہیں، ایشیا کپ کا دماغ ایسا چلا ہوا ہے، بھارت ساجد ہے، میرا خیال ساجد ہے، خالد ہوں گے، دونوں ہوں گے، انہوں نے ابھی انگلینڈ سے پاکستان کو سیریز جتوائی ہے، ان کو ریڈ بال پر ہی رکھیں، لیکن جو ریڈ بال کھیلتے ہیں، صرف ریڈ بال کھیلتے ہیں، ان کو اتنے پیسے ملنے چاہیے تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم وائٹ بال نہیں کھیلتے تو ہمارے پیسے کم ہو جاتے ہیں۔ ریڈ بال ایک الگ ہی حقیقت ہے، ٹیسٹ کرکٹ ایک الگ ہی حقیقت ہے، زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ وہی ریئل کرکٹ ہے۔ اسی کرکٹ میں ہم اگر ہمارے بہت سے پلیئر ان کو کنفائن کیا ہوا ہے ہم نے، تو ان کو اچھے پیسے دیں۔ ساجد اور نعمان ہمارے میچ ونر ہیں، ان کو بھی کانٹریکٹ میں اتنی ترقی ملنی چاہیے جتنی دوسرے پلیئروں کو ملتی ہے۔ ایک یارڈ اسٹک ہوتا ہے، لیکن جب بھی سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس ہوتے ہیں 2-3 لوگوں کے لیے ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ شان مسعود کو پچھلے سال بھی جب کانٹریکٹ دیا تھا تو یہ شرط لگائی گئی تھی کہ اگر وہ کپتان رہیں گے تو وہ بی میں رہیں گے، نہیں رہیں گے تو بی میں بھی نہیں رہیں گے۔ پھر انہیں ایک دم سے ڈی گریڈ میں
وہ کر دی تنزلی، وہ کافی انسلٹنگ تھا، اس لیے کہ ایک آپ کا کپتان ہے، وہ اس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے. ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم 9ویں نمبر پر آئی، لیکن وہ ایک اچھا کرکٹر ہے، سمجھ بوجھ والا کرکٹر ہے، لڑکوں کو لے کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کے ساتھ اب ملاقات کی ہے نقوی صاحب نے، تو یقیناً اس کو سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی ترقی ملے گی. اور جو ریڈ بال کھیلتے ہیں ان کے ساتھ الگ سے ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے ان کو، تاکہ فخر محسوس کریں وہ کہ ہم ریڈ بال کرکٹ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. شاہد بھائی پرفارمنس بیس کر دیں نا آپ کیا کس طرح بنائیں گے آپ؟ پرفارمنس بیس ہوتے ہیں، پرفارمنس کی بنیاد پر ترقی اور تنزل ہوتی ہے، لیکن اکثر کوسچن سوالیہ نشان رہ جاتا ہے. سلیب سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ اس پہ کرتے ہیں جی، ایک سینئر ہے اس کو اتنے ہی ملنے، نہیں ایسے نہیں. اگر سینئر ہے تو ایسے کیوں؟ سینیورٹی تو ٹھیک ہے لیکن آپ پرفارم نہیں کر رہے سینیورٹی میں. نجم سیٹھی صاحب نے اپنے دور میں ایک یہ کلاز رکھی تھی اور ایک پابندی رکھی تھی کہ جو کپتان ہوگا کسی بھی فارمیٹ کا اس کو ایک کیٹیگری میں رکھیں گے. وہ ایک اچھی چیز تھی. گو کے کپتانوں کی اگر جب پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بھی فارمیٹ کا کپتان ہو اس کو ایک کیٹیگری ملنی چاہیے. کپتانی ایک بہت بڑا احساس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب اور توصیف بھائی. شاہد صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی ابھی ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ میچ ہے، اس کے بعد دعائیں کس لیے؟ اگر تو ہم یہ میچ جیت گئے بنگلہ دیش سے تو پھر پاکستان کے چانسز ہیں بھارت سے کھیلنے کے. اب آپ نے سمجھے کہ دعائیں کیوں کرنی ہیں آپ نے. بس بریک نہیں، بریک کے بعد آتا ہے. ویلکم بیک جناب. اور ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ہم آپ کے ساتھ یہ خبریں شیئر کر چکے ہیں ڈمپر حادثات کے حوالے سے، ٹریفک حادثات کے حوالے سے. کتنے رولز اور پھر سیفٹی رولز بنائے گئے. ابھی صبح آپ مجھے کہہ رہی تھی نا کہ آج کل دوبارہ سے ہمیں دن کے ٹائم ہیوی ٹریفک نظر آنے لگ گئی ہے. کراچی کی سڑکوں پہ وہ جو ایک رول بنا ہوا تھا کہ رات 11 سے صبح 6 تک، اب ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے. اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہیوی ٹریفک ہمیں دن کے ٹائم باقاعدہ نظر آتی ہے، باقاعدہ. اب ہوا کیا کہ چنیوٹ میں ہم ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. ڈمپرز ریس لگا رہے تھے ڈمپرز کی ریس. ایگزیکٹلی یہ آپ دیکھیں، اور یہ کوئی ایک دو ڈمپرز نہیں ہے، یہ ڈمپرز کا قافلہ ہے اور یہ رانگ وے بھی جا رہے ہیں. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ اتنے، اور یہ دیکھیں ساتھ سے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، بائک، چھوٹی گاڑیاں، اور یہ آلٹر گاڑیاں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ رانگ وے جا رہے ہیں اور باقاعدہ قافلے کے ساتھ ریسیں لگا رہے ہیں. نہیں تو آپ اس میں تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ پولیس گاڑی کی قیادت میں رانگ سائڈ پر ڈمپرز دوڑ رہے تھے. اور یہ فوٹیج میں بھی آئے گا سامنے، یہ باقاعدہ پولیس موبائل گزرے گی ساتھ سے، ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں. کتنی آپ دیکھیں دھول اڑاتی اڑ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ رواں سال ضلع میں 5118 ٹریفک حادثات پیش آئے، 44 افراد ہلاک ہوئے اور 6179 زخمی ہوئے. پھر بھی اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ. 7 سے فیملیز پہ بائک سوار اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، چنچیز گزر رہی ہیں، رکشے گزر رہے ہیں. اتنی غیر ذمہ داری، اور رانگ وے سے آ رہے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈمپرز کی ریس کی ضرورت، یہ کیسے الاؤ ہے قانونی طور پہ؟ یہ کیسے الاؤ ہوا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے امیر عمر چمن سے. امیر عمر، یہ بتائیں کہ یہ کیا پہلی بار ہوا ہے یا یہ یہاں کا روٹین ہے؟ کیسے الاؤ کر دیا ان ڈمپرز کو ریس لگانے کے لیے؟ جی صدف، یہ اصل میٹر یہ نہیں ہے. اصل میٹر یہ ہے کہ ضلع چنیوٹ اور ضلع جو ہمارا سرگوتا ہے اس کی حدود میں 12 گھنٹے کے لیے صرف ڈمپر جو ہے ان کا داخلہ اپنا بند کیا گیا اور 12 گھنٹے کے لیے چلایا گیا ہے. ضلع چنیوٹ کیونکہ سرگودا کے علاقہ سے جو پہاڑ ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں، تو پہاڑ کا جو بجر اور دیگر مختلف جو پتھر ہے وہ مختلف اضلاع کے اندر سپلائی کیا جاتا ہے. تو وہ ڈمپر جو ہیں وہ چنیوٹ، فیصل آباد، حافظ آباد اور مختلف علاقوں سے چنیوٹ کی حدود سے گزرتے ہیں. تو اب یہ ہوا ہے کہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک ان کو جو ہے وہ چنیوٹ کی حدود سے گزرنے کی اجازت ہے. تو یہ 5:30 بجے یا 5 بجے بالکل اس طرح ریڈی کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے 6 کے اوپر سوئی، 12 کے اوپر سوئی آئی، انہوں نے فوری بھگا دینا ہے. اور یہ سلسلہ یہی ہے. یہ فیصل آباد روڈ کی ویڈیو ہے. فیصل آباد سے جب ڈمپر آ رہے ہیں تو فیصل آباد روڈ بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، اور اس کے اوپر یہ ڈمپر جو آ رہے ہیں یہ بالکل رانگ سائڈ پہ آ رہے ہیں. اس کی آگے جو گاڑی ہے وہ پولیس کی گاڑی نہیں، وہ پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی ہے جو روڈ کی حفاظت کرتی ہے، جو اپنا 2004 سے 2008 کے دوران پیٹرولنگ نئی پولیس کیا کر رہی تھی؟ پولیس نے چالان نہیں کیا، چیک نہیں کیا رانگ سائڈ سے کیوں آ رہا ہے. اور اب 5 بجے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، پوری عوام لگ رہا ہے چنیوٹ میں نکلی ہوئی ہے، 5 بجے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈمپرز کو الاؤ. یہ ٹائم کیا تھا بائی دا وے؟
یہ 6 بجے کا ٹائم ہے، 6 بجے سے یہ صبح 6 بجے تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم، تو لوگ اپنی اپنی جابس کو جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ دونوں طرف سڑک پہ مطلب رانگ وے بھی جا رہے ہیں ڈمپر، پوری دونوں طرف سے سڑک کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل، جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ چلتے ہیں تو پھر یہ بغیر دیکھ کے رانگ سائڈ پہ بھی چل رہے ہیں، اور پولیس آگے سامنے ہے۔ پولیس کے مطابق جب ہمارا اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہماری صرف اور صرف اس سال رواں سال کے اندر جو حادثہ ریسکیو کے ساتھ رابطہ، تو ان کا رواں سال کے اندر ہمارے 5118 ٹریفک حادثات ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 120 حادثات جو ہیں وہ صرف اور صرف ان ڈمپرز کی وجہ سے ہوئے۔ 44 افراد کی موت واقع ہوئی ہے 1 سال کے دوران۔ اسی طرح اگر رواں ماہ میں دیکھا جائے تو 12428 ڈمپرز کے جو ہے اور ٹرکوں کے چلان ہوئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک رات کے اندر 3-4 جو ہے وہ چکر لگانے ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے، تو 12 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنی کمائی جو ہے پوری کرنی ہوتی ہے، اس میں چاہے لوگوں کی جان چلی جائے، ان کو روکنا ٹریفک پولیس کا کام ہے۔ وہاں سے موبائل پولیس، آپ کہہ رہے ہیں اتنے ہزاروں کی تعداد میں چالان ہوئے، مگر ان چالان کا فائدہ کیا اگر قانون پر عمل درآمد ہی نہیں کروایا جا سکتا؟ یہ آپ کو اپنا صدر بتائیں کہ 5 سے 10 ہزار ڈمپر جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ چنیوٹ کی سڑکوں کے اوپر دوڑتے ہیں۔ 5 سے 10 ہزار ڈمپر جو ہیں وہ چنیوٹ سے سرگودا اور سرگودا سے چنیوٹ کے دوسرے نکلتے ہوئے فیصل آباد، لاہور۔ یہ آپ بتا رہے ہیں فیصل آباد روڈ ہے، تو فیصل آباد روڈ پر کوئی ٹریفک پولیس کی چوکی نہیں ہے، کوئی اہلکار یہاں پر کھڑے نہیں ہوتے؟ وہ پیٹرولنگ پولیس ہے، آپ کو بتایا، اور پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی اس سے آگے چل رہی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس نہیں ہوتی یہاں پر؟ ٹریفک پولیس ہوتی ہے، وہ ٹریفک پولیس نے جو چلان کیے ہیں اور جو جرمانے کیے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر جو انہوں نے 2428 چلان اور جرمانے کیے ہیں، 14 کے قریب مقدمات درج کروائے، لیکن ان کا کوئی 17 کے قریب مقدمات درج کروائے، لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ اسی طرح پھر روٹین چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امیر۔ اور اتنی غفلت برتی گئی، کیا آپ سب سوچیں، سے زیادہ مقدم انسان کی جان ہے، جتنی قیمتی انسانی جان ہے اس کو بچانے کے لیے اگر کوشش نہیں کی جا رہی۔ یہ رولز اینڈ سیفٹی ریگولیشنز ایک معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، ریگولیشنز قائم کرنے کے لیے، منظم بنانے کے لیے کی جاتے ہیں، اس پر عمل درآمد کون کروائے گا؟ اور جب ایگزیکٹلی اس کے اوپر عمل درآمد کون کرے گا، ایگزیکیوشن کون کرے گا؟ جب تک ان کو جرمانے نہیں ہوں گے، ہیوی فائنز نہیں ہوں گے، تب تک یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں صبح 6 بجے کا ٹائم ہے، بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر ٹریفک ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر، اس ٹائم پر لوگ اپنے دفتروں میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنے کالج اسکولز میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کے اوپر اس قدر اتنی بڑی غفلت آؤٹ آف کویسچن ہے، اور مطلب میری سمجھ سے بات آتا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کارروائی ہو رہی ہے لیکن کس طرح کی وہ آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں چالان ہو رہے ہیں۔ چلے جی، جب ہم بات کرتے ہیں یہ حالات ہیں تو پھر اب کچھ ایسی رپورٹ بھی آ رہی ہیں، کیونکہ پچھلے کئی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ذرا سی تھم گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی تھی، لیکن ایک جگہ پر آ کر رک گئی تھی۔ لیکن پاکستان میں 4 سال کے دوران غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے، یہ رپورٹ بتاتی ہے ورلڈ بینک کی، اور کنٹری ڈائریکٹر نے پریس بریفنگ دی اور اس میں یہ بتایا کہ 2021-22 میں پاکستان میں غربت کی شرح 18% تھی، پھر وہ بڑھی اور پھر وہ 25% سے اوپر چلی گئی۔ 2022-23 کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ غربت کی شرح 25% کے قریب تھی، اور پاکستان میں غربت کی شرح میں 2015 تک سالانہ 3% اور 2015 سے 2018 تک 1% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو 20 کے بعد سے غربت کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 4 سال کے دوران غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے، اور ورلڈ بینک نے غربت سے متعلق یہ رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ سو وچ مینس کہ قوت خرید، پرچیزنگ پاور جو ہے عوام کی وہ تو بڑھ نہیں رہی، لیکن ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب انفلیشن کانسٹنٹ ہو گئی ہے، انفلیشن میں کمی آ گئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قوت خرید بھی نہیں بڑھی اور ساتھ ساتھ پاورٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے، یہ ہم نہیں بتا رہی، یہ اسٹیٹس ہیں، فیکٹس ہیں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ میں شائع کیے گئے ہیں۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آپ ساتھ
ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم معاشرے میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کہتے ہیں نا اپنی آواز اٹھاتے ہیں, ان پر بات کرتے ہیں, لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے پاکستان میں جسے ہم فخر پاکستان کہتے ہیں, ایدھی صاحب, انہوں نے جو ایک طریقے سے کہتے ہیں نا لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, جو انہوں نے اس کام کی بنیاد رکھی, آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کام, یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا, لیکن ان کو شیلٹر فراہم کرنے کے لیے بہت سے مخیر حضرات اور ایسے ادارے بھی موجود ہیں. بالکل. اور ایدھی صاحب کا جو انیشیٹو تھا ایدھی جھولا کے نام سے, آج بھی ایدھی جھولا قائم ہے اور بہت سے بچے جو ہیں وہ ایدھی جھولے کے ذریعے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ایدھی سینٹر میں. اور ایدھی سینٹر میں ان بچوں کو کس طریقے سے رکھا جاتا ہے, ایسی ان کی پرورش کی جاتی ہے, ایسی نشوونما کی جاتی ہے کہ ان بچوں کو اپنے پیرنٹس کی, حقیقی پیرنٹس کی کمی محسوس نہیں ہوتی. تو ہماری رپورٹر زینب علی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. چھوٹی عمروں میں والدین کی شفقت سے محروم معصوم بچے عبدالستار ایدھی کے بنائے ہوئے اس ادارے میں پرسکون ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. ان ہونہار بچوں کی عمریں 3 سے 13 سال ہے. یہ بچے عام بچوں کی طرح صبح سویرے اسکول جاتے ہیں اور شام کو واپس اپنے اسی گھر کی رونق بنتے ہیں. ماں باپ ایک زندگی کا لازمی جزو ہے, لیکن ان کی کمی ان کو محسوس ہوتی ہے. باقی یہاں پر پڑھائی بھی ہے, ان کو کھیلنے کا ٹائم دیا جاتا ہے, ان کو ٹی وی کا ٹائم دیا جاتا ہے. انہی بچوں میں ایک 11 سالہ بچی ہمنا بھی ہے, جسے 2 سال کی عمر میں ایک پولیس اہلکار نے تھانے سے ایدھی ہوم کے سپرد کیا. بچی کے والدین اسے لاوارث چھوڑ گئے تھے اور آج وہ اسکول جاتی ہے اور روشن مستقبل کے خواب دیکھتی ہے. اگر میرے ماں باپ دیکھ رہے میں ان سے ملوں گی, میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں گی. کھیل کے میدان میں گونجتی ہنسی, پڑھائی کے کمروں میں بسی ہوئی سنجیدگی, یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ماں باپ کی محبت کا نعم البدل تو نہیں, مگر اس نفسا نفسی کے عالم میں شگفتہ ماحول کی لازوال مثال ہے. ہمنا سمیت ان سب ہنستے مسکراتے بچوں کے چہروں کے پیچھے ایسی دردناک کہانیاں ہیں جو ہر سننے والے کو رلا دیں. یہ سب بچے یہاں پر بہتر مستقبل کے خواب لیے بیٹھے ہیں, جن کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیمرامین جاوید الطاف. اور یہ سچ ہے کہ ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے یہ بڑا زبردست جو ہے وہ انیشیٹو ہے اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ایدھی صاحب. ہم جائیں تھوڑی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. چڑھاتے ہیں بتا ویلکم بیک جناب. آپ سے ذرا ایک میں نے بات پوچھنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے کراچی میں ٹرام میں یا پھر میٹرو بس میں سفر کیا؟ نہیں, مطلب میں نے یہاں نہیں کیا, میں نے دوسرے ملکوں میں ضرور کیا ہے, لیکن یہاں کی بس کہتے ہیں نا ہم سوچتے ہی رہ گئے, خواب دیکھتے ہی رہ گئے کہ پروجیکٹ جو ہے کب پائے تک. گرین لائن ہے وہ بڑی زبردست ہے. اچھا. بٹ یہ جو پروجیکٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, نہیں بھائی, میں نے تو لاہور میں آپ دیکھیں اورنج لائن, میٹرو بس اور اس کے علاوہ ٹرام سروس بھی اب چل پڑی ہے, اس میں بھی اب جاؤں گا تو انشاءاللہ اس پہ سفر کروں گا. لاہور میں تو دیکھ رہی ہوں پنجاب کے دوسرے شہروں میں الیکٹرک بسیں بھی آ گئی ہیں. آپ سرگودا الیکٹرک بس چلی گئی ہے, اس دن لانچنگ تقریب تھی. میں جب بھی بیٹھوں گا ویسے ٹرام میں آپ کو سنیپ ضرور بھیجوں گا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے کراچی والوں کے زخموں پہ نمک چھڑک ہی دیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں جی, کراچی کے جو شہری ہیں ان کے پاس جو سفری سہولیات ہیں وہ صرف اعلانات ہوتے ہیں یا کچھ بس آ جاتی ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا جتنی پبلک ہے اس حساب سے نہیں ہوتی ہیں. اب بات یہ ہو رہی کہ یونیورسٹی روڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سال سے کر رہے ہیں, وہ کھنڈرات کا منظر پیش کریے. آئی ریممبر جب میں یونیورسٹی جاتی تھی تو میں مجھے اچھی لگتی تھی بھائی, وہ اتنی چوڑی سڑک اور ایسے برمانی سے وہاں پہ ٹریفک ہوتا تھا, لیکن اب وہاں کیا صورتحال ہے وہ تو بھائی ابھی پھر تازہ ترین صورتحال جانے تھے. ویسے میں بھی کل چکر لگا کے آیا ہوں اس خاص طور پر اس سیگمنٹ کے لیے, لیکن عشرت خان ہمیں تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہی ہیں. عشرت بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی روڈ پر, جہاں سال 2022 میں بڑے ہی دعووں کے ساتھ BRT منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سال 2025 میں یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا. لیکن اب تو سال 2025 بھی اختتام کی جانب جا رہا ہے, لیکن اس منصوبے سے کراچی کے شہریوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے, آئیے چل کر معلوم کرتے ہیں. BRT ریڈ لائن منصوبہ کراچی والوں کے لیے روشنی کی کرن, ایک آسان سفر کا خواب
वक्त बचेगा, थकन कम होगी, मगर आज ये ख्वाब हकीकत की चक्की में पिस कर एक अजियत और दर्दनाक हकीकत बन चुका है। बीआरटी मंसूबे से आवाम को बहुत तकलीफ है, मट्टी उड़ती है, धुआं होता है, आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है। हर जगह पूरा कराची खोद के रखा हुआ है, काम कोई नहीं हो रहा है। एक मंसूबा तो पूरा कर लो, फिर दूसरा शुरू करो। अरबों का मंसूबा, लेकिन आवाम को मिला क्या? धूप में सुलगता इंतजार, ट्रैफिक जाम, शोर शराबा, गंदगी, गड्ढे, टूटी सड़कें, बहता पानी और टूटते हौसले कराची वालों का मुकद्दर बन गए। सफूरा, नीपा चौरंगी और सिविक सेंटर जाने वाले आवाम के लिए ये इम्तिहान बना हुआ है। आवाम कितना ज़हनी टेंशन में, उनको पता कितनी रश है। अभी आते हुए मुझे सिर्फ वहाँ मोड़ से आते हुए आधा घंटा लगाया। 5 मिनट का जो गाड़ी है वो चल रहा है, उसको आधा घंटा लग रहा है। बहुत तकलीफ है। हम सिंध गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेहरबानी करके हमारा तकलीफ दूर करो। ये मंसूबा कराची के बासियों की आसानी के लिए था, लेकिन मुकम्मल ना हो सका। चले जी, बीआरटी रेड लाइन मंसूबे पर आटे में नमक के बराबर तो काम हो चुका है, जिनमें चंद मकामात पर बुनियादी फर्श और ढांचे बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब भी एक तवील रूट तामीरात का मुंतजिर है। बीआरटी रेड लाइन मंसूबा वादों की वो कहानी है जो उम्मीद की डोर पर बंधी हुई है। बीआरटी मंसूबा जो कराची वालों को दिखाया गया था एक हसीन ख्वाब, अब सवालिया निशान बनता जा रहा है। आवाम का अब सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कब तक ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच जाएगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। हाय, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन ये मंजर देख के दुख होता है कि भाई ये कब मुकम्मल होना है। मुख्तलिफ तारीखें आती गई हैं। आई रिमेंबर शायद इसे 2025 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसकी शक्ल देख के, आसार देख के हमें कहीं से नहीं लग रहा। लेकिन सदफ, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कराची का रेड लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत के लिए तारीख यानी तारीखें देने वाला मंसूबा बन गया। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 2022 से मंसूबे की तकमील की तारीखें देते आ रहे हैं। मुख्तलिफ तारीखें देते रहे। अच्छा, सुन लेते ना उन्हीं की ज़बानी की वो क्या कह रहे हैं। हमारा टाइम पीरियड है कि 2 साल मजीद लगेंगे, और 2 साल में ये जब पाए तकमील तक पहुंच जाएगा तो जो अभी आवाम को तकलीफ हो रही है वो बाद में आवाम को वो आइंदा नस्लों के लिए सहूलत सामने आएगी। 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट है, दोनों फेजेस के ऊपर काम चल रहा है, बट काम में थोड़ी सुस्ती है। रेड लाइन के इस मसाइल को हम हल करेंगे ताकि जल्दी काम हो सके। पैसे उसके मौजूद हैं। गवर्नमेंट संजीदा है। मुझे दुख है, अफसोस है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ हो रही है। वहाँ पे आने जाने वाले जो यूज करते हैं रोड, उनको तकलीफ है, उसके लिए हम माजरत हुआ है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत की वजह से एक दिन भी हम लेट होने नहीं देंगे। ये बात मैं वजीर ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ, ये बात मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ, और ये बात मैं ट्रांस कराची के जो चेयरमैन है उनको भी कर चुका हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, की तकलीफ बहुत ज्यादा है और सारा क्रिटिसिज्म हम बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर आते हैं, हमारी हुकूमत के ऊपर आता है। शर्मिंदगी होती है उस पर। देखिए, मेरी उस कंपनी से बात होती रहती है, मैं इंगेज करता हूँ उनके साथ। मुझे उन्होंने बताया मजीद 2 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचने में। रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। जो अभी तक की टाइमलाइन है जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, मैं खुद गया था, उसके अंदर 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। मुझे नहीं पता ये 2 साल का टाइम जो है वो कितना तवील होता है। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर ट्रांसपोर्ट। ज़ाहिर बहुत रेलिवेंट है सारे इशू पर। थैंक यू सो मच शर्जील साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि 2022 में आप खुद कह रहे हैं कि ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब 24 में से कंप्लीट हो जाना था। मेयर साहब फरमा रहे हैं 2023 में के पैसे मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से 25 में मेयर साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब हम शर्मिंदा हैं और मुझे लगता है 2 साल में अभी इसे मजीद टाइम लगेगा। तो सर, ये 2 साल का क्या मतलब है सिंध गवर्नमेंट के नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। आपने जो भी पैकेज दिखाया है वो बिल्कुल हकायक पर मबनी, मैं उस पर कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन हर प्रोजेक्ट में कोई निटी-ग्रिटीज होती हैं, इश्यूज होते हैं। अब आपके पास कितना टाइम है मुझे नहीं पता कि आपका ब्रेक ना आ जाए, लेकिन ये थोड़ी लंबी कहानी है। अगर आप हम आपको मुकम्मल टाइम देंगे, इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ब्रेक भी आ जाएगा तो हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे आफ्टर हेडलाइन। नहीं, आप ब्रेक को फिलहाल ब्रेक कर दीजिएगा, पूरी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपकी बात पूरी हम सुनेंगे। हाँ जी, अच्छा, अब इशू ये कि ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ये बहुत लंबी मेरा भी ये था कि मैं किसी ऑफिशियली
پلیٹ فارم پر اس کو سناؤں، لیکن اب جب آپ کا ٹی وی چینل نے پہلے رابطہ کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس کے سب سے پہلے ایک ایگریمنٹ بنتا ہے، اور یہ اس میں فارن بینک بھی شامل ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل ہے، بہت سارے اس میں کلائمیٹ کے ادارے بھی شامل ہیں. ایک ایگریمنٹ یہ تھا سب سے پہلے کہ جی یہ پروجیکٹ تب تک شروع نہیں کیا جائے گا جب تک کمپلیٹ رائٹ آف وے نہیں دیا جاتا. کمپلیٹ رائٹ آف وے کا مقصد ہے کہ جی ساری یوٹیلیٹیز ختم ہو جائیں اور ساری چیزیں ٹرانسفر ہو جائیں. اچھا یہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا وہاں پہ رائٹ آف وے والی چیزیں اتنی کارآمد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے، یہ کوئی آئسولیشن والا علاقہ نہیں، یہ تھکلی پاپولیٹڈ شہر ہے، کراچی کا دل ہے، کراچی کا ہارٹ ہے، اس میں جہاں پہ پوری آپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو، یونیورسٹیز ہو رہی ہو، آپ کے مین ہب ہیں، وہاں پہ آپ یوٹیلیٹیز کو اتنا جلدی موو نہیں کر سکتا. یوٹیلیٹیز کو جہاں سے موو کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز تھے. اب ان ایشوز میں ظاہر کے الیکٹرک الگ تھی، واٹر بورڈ الگ تھی، اسی طریقے سے جو ہمارے پی ٹی سی ایل ہے، آپٹیکل فائبرز ہیں، بہت سارے اداروں کی جو ہے وہ لائنیں تھیں جن کو ہمیں یوٹیلیٹیز کو یہاں سے ٹرانسفر کرنا تھا. پھر ہمارے ڈیپوز کی پوزیشن کا ایشو تھا. ڈیپوز جو کہ ہمارے تھے ان میں ان کی پوزیشن ہمیں بہت لیٹ ملی، مطلب کچھ کی پوزیشن ہمیں ریسنٹ 1-2 مہینے پہلے ملی ہے. تو میں اگر 2022 کی بات کروں تو ڈیپوز بننے اس کی پوزیشن ابھی ملی. تو اس کے بیچ میں سول ایویشن رہتا تھا، سول ایویشن والوں نے ہمیں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ تنگ کیا اور وہ پوزیشن ان کے بڑے ایشوز چل رہے تھے. پھر ہم نے سول ایویشن سے ہم نے بات چیت کی اور مسئلہ کر گیا. پھر اب میں آپ کو بتاؤں مجھے کام شروع ہو گیا. اس بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اچانک پاکستان میں ڈالر کا ریٹ ڈبل جمپ کر گیا اور جو ڈالر 180 روپے کا تھا 170 روپے کا تھا وہ ڈالر آپ کا 285 روپے تک پہنچ گیا. پھر آپ کے اسٹیل کے ریٹ ڈبل ہو گئے، آپ کے جو ہے سیمنٹ کے جتنے بھی کانکریٹ جتنے ایگریگیٹس نکلتے ہیں سب کے ریٹس جو ہے وہ ڈبل ٹرپل پہ چلے گیا. اچھا تو اس وقت میں آپ کو ایک چیز سیکشن بتا رہا ہوں، زیادہ پیسے گورنمنٹ آف ان کے پاس یہ لون پہ ایک پروجیکٹ بننا ہے، گورنمنٹ کے پاس وہ پیسے موجود تھے، لیکن اگر سریا جو 1 لاکھ روپے والا وہ 3 لاکھ روپے کا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے کانٹریکٹرز کے ساتھ ہماری ڈسپیوٹس اسٹارٹ ہو گئے. ہم نے کانٹریکٹرز کو کہا جی آپ پرانے ریٹس پہ کام کریں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پرمیشنز نہیں ملی ہیں ہمیں ان جگہوں کی، اور ہمیں جو ہے وہ آپ نے ہینڈ اوور چیزیں نہیں کی ہیں، ہمارے رائٹ آف وے نہیں ملا ہے، ہمیں آپ نے وہ ساری سہولتیں جو ہمیں جو ایز پر کانٹریکٹ ہمیں چیزیں ملنی چاہیے. ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ ڈیپوز کے ایشوز بھی تھے، ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ اس میں باقی جو یوٹیلیٹی ٹرانسفر ہونی تھی وہ بھی ایشوز تھے. تو اس وجہ سے اور اس کے بعد جو اچانک جمپ آیا تو اس میں صرف یہ نہیں، پورے پاکستان میں جتنے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے سب نے سفر کیا ہے، صرف اس پروجیکٹ نے نہیں کیا ہے. اس کے بعد پھر NH6 نے جو زیادہ تر ریٹس یہاں چلتے ہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی NH6 والے جو ایک ریٹس فکس کرتے ہیں، NH6 نے بھی اپنے ریٹس ریوائز کیے. NH6 نے جب اپنے ریٹ ریوائز کی تو اس پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھ گئی. کانٹریکٹرز کے ساتھ ہمارے ڈسپیوٹس ہوئے اور ڈسپیوٹس میں کانٹریکٹرز نے یہ کہا کہ جی اب ہم یہ کام جتنے پیسوں میں ہمیں ملا اتنے میں نہیں کریں گے. انہوں نے اپنے دوسری پرائز دی، اس پہ ہم نے ہماری آربیٹریشن ہوئی، ڈسپیوٹس ہوئے. پھر ایک ایز پر کانٹریکٹ اس میں ایک ڈسپیوٹ بورڈ بنا ہوا ہے. ڈسپیوٹ بورڈ نے فیصلے دیے جو کہ کانٹریکٹ جس میں ہمیں اعتراضات تھے وہ کانٹریکٹرز کے فیور میں مطلب وہ تھے فیصلے. اب میں آپ کو پورا یہ لمبی کوئی 1 گھنٹے کی کہانی ہے. ہم اگر بہت پھیلا دیں گے تو پھر ہمیں بھی اور ناظرین کو تھوڑا سمجھنے مشکل ہوگی. ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے. آپ نے 2-3 چیزیں مینشن کی، رائٹ آف وے مینشن کی، آپ نے یوٹیلیٹیز کے جو ادارے ہیں ان کا جو ایشوز ہیں وہ مینشن کیے. پھر آپ نے کہا جی کہ ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کاسٹ بڑھ گئی. میں چاہتی ہوں کہ ان ایشو پر ہم ذرا ڈیٹیل بات کریں. اگر آپ ہمیں 2 منٹ کا وقفے کی اجازت دیں کیونکہ ہمیں بریک لینا ہے، ہیڈ لائنز بریک، پھر ہم آپ سے کنٹینیو کریں گے اور تفصیل سے آپ سے اس پہ بات کریں گے. میں نے آپ کے پروڈیوسر کو کہا کہ مجھے 10 بجے ایک میٹنگ میں مجھے پہنچنا ہے. سر آپ کے 5 منٹ چاہیے ہوں گے. آئی تھنک ہم اس کو اچھی طرح سم اپ کر لیں گے تاکہ جو بریک لگا دیں. آپ بریک کو بریک لگا دیں. آپ میری بات سن لیں پہلے، بریک بعد میں لے لیجیے گا. چلیں پلیز سر، پلیز کنٹینیو. ہاں جی میری ریکویسٹ ہے جی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی اس کے بعد کانٹریکٹرز کے ساتھ کانٹریکٹرز کو آؤٹ آف دی وے، میں آپ کو جتنی آپ کو خبر بتا رہا ہوں یہ آپ کے چینل میں ادھر بریکنگ نیوز ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی ہے. تو کانٹریکٹرز نے جو ان کو ڈسپیوٹ بورڈ نے ان کے فیور میں فیصلے دیے یا انہوں نے ان کے کچھ پیسے کاٹ کے فیصلے کیا کہ ان کو اتنے پیسے گورنمنٹ آف سندھ پے کرے. اب ہم اس میں بھی کانٹریکٹرز کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو نقشے بتاؤں کہ پبلک کے لیے کیا ہے، کیونکہ پروجیکٹ تو بڑا ہے، اس میں ڈیپوز بننے ہیں، اس میں
स्टेशंस बनने हैं, सब चीजें बननी। पब्लिक के लिए कि हमारी कोशिश ये है जो इस पब्लिक को यूनिवर्सिटी रोड पे और जिना एवेन्यू में जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर में शायद अर्ली बोले लेकिन जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक हम पब्लिक के लिए यह सब खोल दें। अब एक और कमिटमेंट हो गई जो आपने कहा है कि आप दिसंबर से फिर आप अल्लाह ने चाहा नहीं मेरी बात नहीं। और देखिए ये जो आप इशू बता रहे हैं ना शर्जील साहब, ये हर प्रोजेक्ट में आते होंगे। डॉलर के रेट सिर्फ सिंध के लिए नहीं बढ़े, पूरे मुल्क के लिए बढ़े। वहां पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हम अगर पंजाब की बात करें जो टाइम पर मुकम्मल हुए, चले टाइम से 2 महीने ऊपर चले गए होंगे। डेडलाइन का ख्याल ही इसलिए रखा जाता है, मैक्सिमम टाइम इसलिए दिया जाता है कि जाहिर है उस विद इन द टाइम पीरियड वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पर अवाम को कितनी मुश्किलात हैं इसका अंदाजा होना चाहिए। इसका जवाब दे दूं आपको। अब इसी प्रोजेक्ट में, अब इसको आप प्रोजेक्ट की बदकिस्मती कह दें कि वाटर बोर्ड की भी, मैं कहूंगा कि वाटर बोर्ड की एक नाअहली आ गई कि वाटर बोर्ड ने यहाँ पे 2.7 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी जो कि K4 की है। अब K4 की जो ऑगमेंटेशन है उसमें इसमें यहाँ पे 2.7 किलोमीटर की एक 96 इंच की वाटर पाइपलाइन बिछनी थी। उन्होंने जो जनवरी में टेंडर जो की वाटर बोर्ड ने उसमें उन्होंने ये इशू है जिसे हम डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे हेडलाइन की तरफ जाना होगा शर्जील साहब, और आई विश के हम इसको 10 बजे कंटिन्यू कर सके बिकॉज आवाम का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और आपने सुना होगा कि लोग पब्लिक क्या कह रही है। आपने अब टाइम दिया है एक बार फिर से 2025 का दिसंबर, या फिर आप कह रहे हैं जैन और फेब 2026। सो आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मुकम्मल हो जाएगा? मैंने कभी नहीं कहा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है और जो यहाँ पे जिना एवेन्यू रोड पे जो सब तकलीफ आ रही है वो आपको रिजॉल्व हम करके दे देंगे इंशाल्लाह जनवरी तक। मतलब पब्लिक के लिए ये रोड्स खुल जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि एक और अब उसमें बैड लक करूंगे क्या करूंगे। अब लेट्स सपोज अभी मैं इसको हम रोड बना ले और फिर हम उसको खोदने पड़े, क्योंकि K4 जो आपको कराची का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 2.5 किलोमीटर से ज्यादा उसकी एक लाइन 96 इंच की इस सड़क के बीच में बिछनी है। मुझे बताएं तो क्या वो अक्लमंद होगी कि मैं रोड बना दूं फिर दोबारा उसको खोदूं जिस तरह बाकी जगह पे ऐसा होता रहा है। तो हमें टेक्निकल इश्यूज हैं कि इश्यूज के पीछे लगे हुए तो वो है। लेकिन अभी जो मैंने आपको कहा कि हमारी कोशिश है कि जनवरी की एंड तक या फरवरी तक हम ये सड़कें खोल दें, अच्छी इसकी कारपेटिंग हो जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जहाँ तक BRT की बात या उसकी, क्योंकि हमें डेपोज बहुत लेट हमें पोजीशन हुई है, तो उस डेपोज में अब काम शुरू होगा। उस डेपोज में मतलब ये प्रोजेक्ट 2 साल की जरूरत डेफिनेटली जाएगा। प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पब्लिक को तकलीफ है वो पब्लिक की तकलीफ हम इस वक्त जो है वो अगले 4-5 महीने में हम पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। ये मेरी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह यूटिलिटीज की ट्रांसफर है, शिफ्टिंग है, और बाकी ये जो K4 वालों का जो वाटर बोर्ड में लाइन डालनी है उसकी वजह से हम थोड़े स्टक हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी पूरी कोशिश होगी हम इसको प्रॉपर करें। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें कहीं पे भी मतलब कोताही नहीं है। बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट की आपको बता रहा 9 महीने केयर टेकर गवर्नमेंट में एक ईंट भी इस प्रोजेक्ट, ये हालांकि रोड खुदा हुआ था, एक ईंट प्रोजेक्ट में नहीं लगी। प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं हो रहा था, ना उस वक्त मीडिया ने उठाया ना किसी और ने उठाया। उस वक्त 9 महीने हम क्यों खामोश बैठे हुए थे? अब वो केयर टेकर गवर्नमेंट की ये नाअहली तरीन थी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ तक नहीं लगाया। किसी ने पूछा तक नहीं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो चलता हुआ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कितने टाइम के लिए आई होगी? लेकिन उससे ज्यादा टाइम तो आपकी गवर्नमेंट को हो गया। 9 महीने उससे ज्यादा टाइम आपकी गवर्नमेंट को हो गया। शर्जील साहब मुझे जरा कॉस्ट बता दीजिए, इनिशियल क्या थी और अब आपने कहा है क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई, तो अब क्या कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की? देखिए अभी तक तो इसका एक थर्ड कॉम्पोनेंट है, अभी तो उसके टेंडर्स होने हैं। अभी इसका एक बायोगैस प्लांट बनना है, उसके टेंडर्स होने में। अभी तो आपको कॉस्ट दे भी नहीं सकता, मुझ समय किसी के पास में कॉस्ट नहीं, क्योंकि जब वो आपके वो कंपोनेंट्स के टेंडर्स होंगे तब उस वक्त रेट आएंगे कि कौन क्या बेट कर रहा है। अच्छा शर्जील साहब, आपने अब मतलब अभी हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि दिसंबर 2025 या फिर हद जनवरी 2026 तक जो साइड की रोड्स हैं वो एटलीस्ट बन जाएंगी ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, फ्लो बेहतर हो जाए। तलबा को वहाँ पर बड़े मसाइल हैं, वफाकी यूनिवर्सिटी के सामने गटर उबल रहे हैं। मुझे एहसास है मुझे ये एहसास है कि हमारा ट्रांसपोर्ट महकमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में बेहतरी आ रही है। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें बदनामी का सामना भी करना पड़ा है, हमें तकलीफ दिख रही है, लेकिन मुझे ये भी बड़ा अफसोस करना पड़ता है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर रेट्स बढ़े तो हमारा कसूर नहीं था। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट 9 महीने तक इसमें कोई काम नहीं होने दिया तो मेरा कसूर नहीं है। अगर हमें
जो हमारे डेपोज और हमें सिविल एविएशन के इशूज आ रहे थे, उसमें हमारा कसूर नहीं था कि हमें डेपोज की पोजीशन नहीं मिल रही थी। अगर इसी में अब K4 की ऑगमेंटेशन आ रही है, 2.7 किलोमीटर का 96 इंच का पाइप इस रोड के बिल्कुल सेंटर से गुजरना है, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। तो हमारी कोशिश पूरी नेक नीति के साथ है। देखिए जी, क्या वो चीज हो सकती है जब पैसे आपके पास पड़े हों, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपके पहले दिए गए हों। ये कॉन्ट्रैक्ट भी 2021 में दिए गए थे, मेरे पास मिनिस्ट्री आई है 2022 में, तो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले दिए गए हों, सारी चीजें हुई हों, उसके बाद अगर आप काम ना कर सको तो तो शर्जील साहब, इन इदारों को जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो जिन से इश्यूज हैं, यूटिलिटीज इदारे हैं, उनको बिठाना एक टेबल पर और मसाइल डिस्कस करना, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है। बिठाया है, हमने बिठाया है, बिल्कुल आप बात बिल्कुल ठीक है, मैंने बिठाया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने बिठाया। अब के इलेक्ट्रिक वाले वहाँ के फरमाते हैं कि जी हमें जो ये यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है, उसके लिए जो हमें वायर चाहिए, जो सामान चाहिए, वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हमने इस तरह के एक्सक्यूजेस भी सुने हैं। मतलब हमने कमिश्नर साहब को अलग डिप्लॉय किया हुआ कि आप इनके साथ डे टू डे बेसिस पे करें। हमारे सीओ ट्रांसफर की उनकी अलग जिम्मेदारी लगे, एक दिन तक। मतलब मैं आपको कल भी सुबह को 9 बजे से लेके रात को, इस बीच में से हमने कैबिनेट का ब्रेक किया, रात तक बैठकर हम इसी रेड लाइन BRT में मीटिंग करते रहे, डे टू डे बेसिस पे। आज भी हमारी मीटिंग्स हैं। मतलब ये नहीं, मतलब अब हर चीज की तशरीह नहीं हो रही, लेकिन ये नहीं है कि हुकूमत खामोशी से बैठी है, हुकूमत एहसास नहीं। मैंने कहा कि जब आपके पास पैसे हैं, आपने काम आज भी करना है, कल भी करना है, तो आखिर क्या वजह हो सकती है काम की डिले हो? डिले में टेक्निकल इशूज है ना। अब मैं जो सबसे बड़ी बात है जो अब आपने नोट करने की, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोजेक्ट में 2 रास्ते ना, या तो हम बिल्कुल आंख बंद करके जो डिस्प्यूट बोर्ड ने फैसले किए बिलियंस ऑफ रुपीज वो दे दे कॉन्ट्रैक्टर्स को, या उसके जो हम पर बाइंडिंग है डिस्प्यूट बोर्ड पे, हम सरकार के पैसे बचाने के लिए उसमें भी चंद बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएशन के जरिए। तो हम, और उसको फिर हमें तो कैबिनेट में लेके जाना पड़ेगा। हम इसको, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से और नेक नीति के साथ, और सरकार का और हुकूमत सिंध का एक पैसा बचा के उसको चलाने में हम लोगों की पूरी दिन रात कोशिश रहेगी, ये कि हम उसको, इस प्रोजेक्ट को एक आइडल प्रोजेक्ट बनाएं। स्टिल कोई टाइम लाइन देना चाहेंगे शर्जील साहब प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की? देखिए 2 बात है ना, प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊं कि 2 साल मजीद लग सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अब डेपोज बनने, अब आपके बायोगैस प्लांट बनने हैं, ठीक है। डेपोज की पोजीशन हमें, मैंने आपको फिर मैं 3री-4थी दफा रिपीट कर रहा हूँ, हमें बहुत लेट मिली है, इसमें हमारे इशूज चलते रहे, हमें लेट वो मिली है। इसी तरह सिविल एविएशन के भी इशूज हमारे लिए बहुत लंबे चलते रहे, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम होते रहे। अब जो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक की जो सब तकलीफ है, वो हम आपको इंशाल्लाह अगले 4 महीने में या 5 महीने में आपको 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर कोई बहुत बड़ी लिटिगेशन ना हुई। अभी भी अगर हम इन कॉन्ट्रैक्टर के साथ डायलॉग ना करते और बात लिटिगेशन में होती, तो ये काम अभी भी बहुत लंबा। प्रोजेक्ट मुकम्मल कब होगा शर्जील साहब? मुकम्मल मैंने कहा आपको 2 साल लगेंगे डेफिनेटली। अभी ये प्रोजेक्ट अगेन 2 साल डिले, आगे 2 साल लगे, लेकिन ये सड़क खुल जाएगी। अब आप ये ब्रेकिंग नहीं बनाएगा और मजीद 2 साल ये रिकॉर्ड पे आ गया शर्जील साहब, अब तो 2 साल मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक की सब तकलीफ है ना, वो इंशाल्लाह में 4-5 महीने में मैं खत्म कर दूंगा। और ये खुशाइंद बात है कि सर आपको पब्लिक की तकलीफ का अंदाजा है और इस चीज़ को संजीदगी से लिया जा रहा है। सर ज़रा ये बता दें कि अब इस मंसूबे की तकमील में कौन से इदारे हैं जो मेजरली ऑब्स्टेकल नजर आ रहे हैं आपको? वो वाटर बोर्ड का इदारा है, वो सुई सदर्न गैस है, वो PTCL है, वो कौन से इदारे हैं? देखिए, मैं वैसे किसी का नाम लूँ, किसी का नाम ना लूँ, बना तो बिल्कुल, लेकिन मतलब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि हर चीज में जो है वो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यही हम एक येलो लाइन BRT का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें एक ब्रिज बन रही है। ब्रिज हम अपने टाइम पे कंप्लीट करें, मेरे ख्याल इसी हफ्ते ब्रिज रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ पे भी काम करें, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दे, लेकिन अब मुझे पता है जब मैं एट ग्रेड काम शुरू करूंगा तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे इसके यूटिलिटीज के शिफ्टिंग के। तो यूटिलिटीज शिफ्टिंग के इशूज जो है वो बहुत सीरियस इशूज है हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक सबसे बड़े में बड़ा हमारे पास आजाद के इलेक्ट्रिक नाजिल होना हुआ है। के इलेक्ट्रिक को आप जो काम बोले, अब ये अगर के इलेक्ट्रिक चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में बोले कि हमने उसके पैसे भी दे दिए, बिलियंस ऑफ रुपीज सिर्फ हम लोग यूटिलिटी शिफ्टिंग पे उनको हम देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास तार नहीं है, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। आप इतना बड़ा इदारा खोल के बैठे तो आप अपनी चीजें ठीक करें ना बैठकर। तो वो अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनके चैलेंजेस है। तो इसी तरीके से कभी सदर्न गैस के कोई इशूज आ जाते हैं, और हर इदारा जो है अगर उनकी यूटिलिटी शिफ्टिंग में तो इट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। चलिए जनाब, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आपको एक खबर देते हैं। कराची के इलाके लांडी में एक दिल खराश वाकया पेश आया और उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। 6 रोज से लापता बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। अब आप देखें कि 7 साल के साथ की लाश
कचरा कुंडी से मिली और पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे से ज्यादती के शवाहिद भी मिले और पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और दोनों मोहल्लेदार हैं। तो जब हम आपसे बात कहते हैं कि अपने बच्चों को खुदारा अपनी सुपरविजन के बगैर मोहल्ले में ना निकलने दें, अगर आपके मोहल्ले में आप देखते हैं कोई नया चेहरा है, कोई इस तरह का कोई शेडी शख्स आपके मोहल्ले में है, आप उसको फौरन रिपोर्ट करें, ना भेजें बच्चों को चीज़ लेने के लिए, फल लेने के लिए, शरबत फरोश के पास। इस तरह के वाक़यात आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। डीएसपी लाडी फायजा ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम सुहेल कुरैशी और मोहम्मद हसन ने ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ भी किया है। अब आप अंदाजा लगाएं इस तरह के वाक़यात कितने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और उस पर यह है कि देखते हैं तो हम वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही वो ऐसे किरदार पाए जाते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब ये बच्चा 6 रोज़ से लापता था, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, ढूंढने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, लेकिन ये अफसोसनाक सिचुएशन बहुत अफसोसनाक। तो जनाब बात करते हैं हमारे साथ डीएसपी लांढी डॉक्टर फायजा सोडर मौजूद है। बहुत शुक्रिया फायजा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। किस तरीके से मुल्जिमान की पकड़ की गई, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, फिर उन्होंने एतराफ़ भी किया, बच्चे की शिनाख्त कैसे हुई, कैसे पता चला बच्चा उस कचरा कुंडी में मौजूद था, अब डीएनए किया जा रहा है, क्या अपडेट्स है, क्या क्या कैसे पता चला आपको? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लांडी में पेश आया है। 18 तारीख को ये मासूम बच्चा साहब जो है लापता हुआ था एंड देन 22 को इसकी लाश बरामद हुई है कचरा कुंडी से। जब उसकी लाश बरामद हुई तो इस तरह हुई कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी और कुछ स्मेल लोगों को आई वहाँ से, और फिर मोहल्ले वालों ने वहाँ पे कुछ सर्च किया तो फिर फौरी तौर पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने फौरी तौर पे जब वहाँ पहुँची और देखा कि एक बच्चा है तो फिर क्योंकि हमारे पास पहले ही इस बच्चे की गुमशुदगी की FIR लॉन्च हो चुकी थी और सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हमारी टीम की जारी थी, तो उसके बाद पेरेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कराया गया बच्चे को और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराई गई जिसमें ये शवाहिद आए कि उसके साथ बदफेली का अमल हुआ है और फिर उसको किसी हैवी चीज़ सर पे मारने से उसकी डेथ हुई है। एंड देन इंटेलिजेंस बेस्ड हमने काम किया इलाके में, क्योंकि वो मोहल्ले के लोग ही थे, तो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन से हमने उन बंदों को आइडेंटिफाई किया। तो उनकी क्या डिटेल है, कौन है ये, कहाँ रहते हैं, कितना दूर थे, जानते थे इस बच्चे को, क्या बताया जाता है? जी बिल्कुल, ये 2 बंदे हैं, एक 45 इयर्स ओल्ड है और दूसरा 18 साल का है, और एक सुहेल नामी शख्स है और दूसरा मोहम्मद हसन। आपस में क्या ताल्लुक है? ये दोनों 2-3 गलियां छोड़ के उसी मोहल्ले में रहते हैं जिसमें ये मासूम बच्चा सहद रहता था, उसके ही नेबर्स हैं ये। एक बिरयानी की दुकान पे काम करता है और दूसरा बाड़े के ऊपर मजदूरी का काम करता है। 2 अलग-अलग शख्स हैं, बट दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों सहद को भी जानते हैं। सहद को जब उन्होंने 18 तारीख को 5:30 बजे के करीब किसी गली में, वो खाला के घर घूमने गया था और खाला के घर की गली के बाहर वो मौजूद था बच्चा, तो वहाँ से उसको कोई चीज़ दिलाने के लिए किसी बहाने से वो लेके गए टूवर्ड्स दैट बाड़ा, और वहाँ पे उसके साथ ये सारा अमल हुआ एंड वहीं पे उस बच्चे का अनफॉर्चुनेटली मर्डर हुआ। एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को भी एड्रेस करें, जितने लोग इस वक्त बाखबर सवेरा देख रहे हैं, आप सबको ये चीज़ एड्रेस करें कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मुल्ज़मान को नफ्सियाती कहा जाता है, सोशियोपैथ, साइकोपैथ्स कहा जाता है। आई वॉन्ट यू टू एड्रेस दिस इशू कि ये नफ्सियाती लोग नहीं होते, ये अपने घरों में ठीक होते हैं, इनको अपने माँ बहन बेटी बच्चे की पहचान होती है, ये दूसरों के लिए इस तरह के अमल करते हैं, दूसरों के बच्चों के साथ इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, इनको हम नफ्सियाती नहीं कह सकते। बिल्कुल, आई एंडोर्स दैट थिंग, क्योंकि जब मैंने इन दोनों की इंट्रोगेशन खुद की और इनसे पूछा तो मुझे तो कहीं से भी वो नफ्सियाती नहीं लगे। वन ऑफ बोथ ऑफ देम वाज मैरिड और जो है उसके खुद के बच्चे हैं, 2 उसकी बेटियां हैं, एक उसका बच्चा है, दूसरा तो 18 साल का है, यंग लड़का है, और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है नॉर्मल, और बिरयानी की दुकान पे काम कर रहा है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खिला रहा है। To abduct the child, क्या किया इन दोनों ने? They planned the person who is 18 years old, मोहम्मद हसन, he informed सुहेल जो 45 years old है कि एक बच्चा है जिसको मैं ले आया हूँ यहाँ पे और लेट्स डू दिस, तो दोनों ने प्लानिंग करके उस बच्चे के साथ ये किया। और अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने जब ज़ाहिर इंटेरोगेशन की जी, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट थी इनकी, या फिर ये
इनका रिकॉर्ड है, इनकी हिस्ट्री? अभी तक जो हमारी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक उनके दूसरे इंसिडेंट्स इस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं, बट हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें और इस तरह की चीज़ें, ताकि पता चले कि पहले भी किसी बच्चों के साथ इस तरह करते आए हैं, क्योंकि द वे दे हैव डन दिस थिंग, जिस तरह से उन्होंने किया है बहुत ही जालमाना तरीके से, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये पीछे ये काम और भी आप इन्हें क्या कैटेगराइज करेंगे? जैसे साइम ने जो सवाल रेस किया था कि कुछ लोग इन्हें नफ्सियाती कह देते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं मुआशरे में नार्सिसिस्ट भी, साइकोपैथ भी, सोशियोपैथ भी। हम कैसे कैटेगराइज करें और फिर बताएं क्या कि इन जैसे लोगों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, इनसे बचना कैसे है? मैं तो समझती हूँ कि ये साइको पे दोनों तो नहीं थे, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे और उन्होंने बाय चॉइस ये क्राइम किया है। एक तो अपने बच्चे भी थे बिल्कुल, और एक नॉर्मल लाइफ अपने बच्चों बीवी के साथ वो गुजार रहा है। तो इस तरह के लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनकी सज़ाएं इस तरह की होनी चाहिए और इतनी इसकी मिसाल बननी चाहिए कि कल को इनकी तरह कोई और इस तरह का अटैम्प्ट करे तो उनके सामने एक मिसाल मौजूद हो। तो सुहेल और मोहम्मद हसन जो हमने अरेस्ट किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि डीएनए टेस्टिंग इन जो भी इन्वेस्टिगेशन के मरहल हैं, मेजर्स हैं, जो हमें कोर्ट में इनको पनिशमेंट दिलाने के लिए काम आएंगे, वो सारे स्टेप्स हम ले रहे हैं और वो स्टेप्स लेते हुए हम इनको सख्त सज़ा जो ये डिज़र्व करते हैं, मर्डर की भी और ज़्यादती की जो बच्चे के साथ उन्होंने की है, वो उनको दिलवाएंगे। बट तो उसके अलावा भी डबल चीज़ हो गई ना, क्राइम, क्योंकि मर्डर भी किया है। उमूमन इन केसेस में हम देखते हैं मर्डर कम होता है, लेकिन ये आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ तक नौबत क्यों आई? जी बिल्कुल, मैंने ये जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि क्योंकि वो मोहल्ले का था और उनके साथ जो बदफेली इन दोनों ने मिलके की थी वो सबको बता देता मोहल्ले में अपने पेरेंट्स को, तो फिर इस वजह से दे वांटेड कि हम इसको जो है बिल्कुल। बट वन मोर थिंग फायजा आई वांट यू टू एड्रेस हियर, आपने भी पेरेंट्स का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि आप एड्रेस यहाँ पर ये भी करें कि वालिदैन के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, फैमिली के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों को क्यों सुपरवाइज करना है, अपने बच्चों को नहीं निकलने देना, मोहल्ले में नहीं निकलने देना, और इस चीज़ को लाइट नहीं लेना कि बच्चा 1-2 घंटे के लिए अगर गायब हुआ है तो आ जाएगा वापस, यहाँ फला दुकान पे होगा, फला दुकान पे होगा। बच्चे को सरपरस्ती के बगैर मत घर से बाहर निकालें। बिल्कुल, मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू सारे वालिदैन को ये मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ पहला केस नहीं है, काफ़ी ऐसे इस तरह के केसेस कराची में और पूरे पाकिस्तान में और भी हम देख रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को अनसुपरवाइज ना छोड़ें, किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ ना छोड़ें। इवन जो हमारे घर में मुलाजिम होते हैं या उनको लुक आफ्टर करने वाले लोग होते हैं आसपास, उनकी सुपरविजन भी बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल बाहर जाना बच्चों का अनसुपरवाइज्ड, वो किसी की स्ट्रेंजर्स के हाथ लग जाते हैं और फिर उनके साथ इस तरह के हादसा हो जाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल खुद से जा रहे होते हैं, बहन भाई, या अक्सर वैन में जा रहे होते हैं, तो वैन वाले जो हैं उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए प्रॉपर। स्कूल वालों को चाहिए कि मेक श्योर करें कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और इन चीज़ों को बड़ा जी। हमारे पास तो पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह के रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स हैं। अच्छा। चाहे वो टेनेंट रजिस्ट्रेशन हो जो किराएदार की हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो वेरिफिकेशन हो, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो। पीपल इस प्रोग्राम के थ्रू मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि आप जिसको भी कहीं पे भी एम्प्लॉय करते हैं, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे अपने घर के अंदर, या किसी को कोई मुलाजिम रखते हैं घर में, तो उनकी वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन से ज़रूर करवाएं ताकि पता चले कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है पीछे, और उसके बाद ही उनको किसी जगह पे आप एम्प्लॉय करें। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसी केस के हवाले से कि साद को बताइएगा फायजा कि अबडक्ट किया गया, उसको अगवा किया गया था या उसको बहला फुसला के बातों में लगा के फिर ही अपने साथ लेकर गए? नहीं, इट वाज नॉट अबडक्शन जी, उनको जानते थे। जो 18 साल का दूसरा लड़का है मुलजिम, वो इसके साथ गली मोहल्ले में खेलता भी होता था, तो क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा बहुत साद का ट्रस्ट था तो उसको बहला फुसला के लेके गए हैं कि आपको ये दिला देंगे या वो दिला देंगे, एंड देन दे दोनों ने प्लान करके उसको। और इस केस में अलार्मिंग चीज़ ये, यूजुअली जैसे ज़ैनब वाला केस था वो अकेला रहता था वो बंदा, यहाँ पे ये फैमिली के साथ रहते हैं, तो दोनों ही बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी, अब आप कैसे गेस करें कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फायज़ साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला और हमें तमाम तरह अपडेट्स से आगाह किया। और आप ये देखिए, इन लोगों को कतन हम नफ्सियाती नहीं कह सकते। अब ये साद वाले केस में 45 ईयर्स ओल्ड बंदा, अपने भी उसके बच्चे हैं, अपने बच्चों की पहचान होती है इनको, अपने बच्चों का पता होता है कि ये मेरी औलाद है, दूसरे की औलाद की परवाह नहीं होती, दूसरे की औलाद के साथ मुनज़्ज़म तरीके से उस बच्चे का ट्रस्ट जीतने के बाद, उससे दोस्ती करने के बाद इन्होंने उसके साथ ये मसमूम हरकत की है।
तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। चलिए जी, अब जरा बात करते हैं कि यूएन असेंबली का जो कल इजलास हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इजलास, और जाहिर है ऐसे में जब हम देख रहे हैं दुनिया के 195 या 200 मुल्क आप कह लें, उनमें से तकरीबन 80% मुल्क ऐसे हैं, 150 से ज़्यादा तादाद हो गई है जिन्होंने फ़लस्तीन को एज ए कंट्री, एज ए रियासत तस्लीम कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन हर बार जो इसराइल का साथ देता है जो मुल्क, वो है अमेरिका। और कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन को उन्होंने तस्लीम करने के हवाले से बयान जो दिया, वो ये कहते हैं कि इनको तस्लीम करने का मकसद ये है कि आप दहशतगर्दों के लिए आप इनाम दे रहे हैं उन्हें, और फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई रोल नहीं होना चाहिए। सो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे, कहते तो वो ये हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए गजा में, लेकिन रोकने के लिए हम देखते हैं अमली तौर पर वो कुछ करते नहीं हैं। बहरहाल उन्होंने भारत पर एक बार फिर तनकीद की, उन्होंने यूक्रेन जो वॉर है उसका जिम्मेदार रशिया और भारत दोनों को और चाइना को भी इसमें शामिल किया। बिल्कुल जी, और उसमें ये बात भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर की, ये बात मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि भारत का क्या रोल है वहाँ पर, किस तरीके से भारत जो है वो फंडिंग करता है और वहाँ पर उनको ऑयल प्रोवाइड करे, उनको फ्यूल प्रोवाइड करे, एंड इंडिया इज एक्चुअली फ्यूलिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सदर ने मेयर लंदन पर संगीन इल्ज़ाम लगाया कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि अब लंदन नहीं जाना चाहता, वहाँ का मेयर ठीक नहीं है, हमारे शहरों में शरीयत नाफिज करने की बातें की जाती हैं। तो उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ज़रा आपको सुनवाते हैं। Also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? और इसी तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। आप मनाजिर देख सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर दोनों सरबराहान की मुलाकात हुई। बड़ी खुशगवार, अगर हम इसे कहें तो गलत ना होगा। इसाक डार साहब नायब वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ पर बिल्कुल जी, और बड़ा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज था, पॉजिटिव जेस्चर्स एक्सचेंज हो रहे थे। साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम सूरत हाल उनसे बात करते हैं। साहबा बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर से मेरे के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा, मुलाकात में गजा में जंगबंदी के बाद गवर्नेंस और अमन व अमान से मुतालिक तजवीज़ भी पेश किए जाने का इम्कान था, कितनी अहम पेश रफ्त थी ये? एंड देन अगेन वी हैव सीन के तकरीबन 150 प्लस ममालिक ने फ़लस्तीन को एज ए सेपरेट रियासत तस्लीम किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल की तकरीर की उस पर भी मैं आपका ज़रा तज्जिया चाहूँगा, कैसे देखती हैं उसको भी? बहुत शुक्रिया, डिलाइटेड टू बी विद यू दिस मॉर्निंग। कल बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल थी यूएन जनरल असेंबली में। बहुत कम आप देखते हैं इस तरह की तकारीर जैसे ट्रंप साहब ने की, और ऐसी ज़बरदस्त तकरीर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा उसमें कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप ट्रंप साहब की तकरीर की बात करें तो मुझे तो जो उन्होंने बातें कही उसमें कोई हैरत नहीं हुई, बिकॉज उन्होंने बहुत ही बगैर किसी ढके छुपे लहजे में बड़े उन्होंने क्लियरली जो यूएस का स्टैंड है, जो उनकी पोजीशन है इस वक्त दुनिया के मामलात पे, उनको बिल्कुल नेकेडली दुनिया के सामने रख दिया। कोई इबाम नहीं छोड़ा कि किस कदर वो कहते तो है मैं अमन कराना चाहता हूँ, लेकिन बेसिकली तो जब अमन की बात होती है, ख़ास तौर पे अगर आप यूक्रेन की बात कर लें और पैलेस्टाइन और गजा की बात कर लें, तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रुकावट डाली है वो तो ट्रंप साहब ने खुद डाली है, क्योंकि हर वक्त जब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में चीज़ जाती है तो हर अमन की कोशिश को, हर रीजनेबल प्रपोजल को तो अमेरिका वो कर देता है, वीटो कर देता है। अगर एग्जैक्टली देखिए, अब उन्होंने अपने यूक्रेन की वॉर के
कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो उन्होंने यूरोप को भी रगड़ दिया है, लेकिन यूरोप को के साथ साथ जो सबसे ज्यादा उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड दे रहा है और इक्विपमेंट दे रहा है, और अमेरिकन इक्विपमेंट दे रहा है, वो तो खुद अमेरिका दे रहा है। इसी तरह गजा की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें अपने हॉस्टेजेस वापस चाहिए, और बड़ा उन्होंने एक इमोशनल किया कि उनके माँ बाप जो हैं, जो लोग वहाँ हैं, उनसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं। तो भाई आपने तो लाखों लोग मार दिए हैं पैलेस्टीनियंस पिछले 70 साल में इसराइल ने, तो उनके भी माँ बाप का दिल उसी तरह दुखता है। और उस जो इतनी ज्यादा एक जेनोसाइड हो रहा है उसको रोकने में हमास कम रुकावट है, इजराइल और आपका वीटो ज्यादा रुकावट है। आप कहते हैं कि जी ये जो वॉर यूक्रेन में नहीं खत्म हो रही बिकॉज चाइना और इंडिया उनका ऑयल ले रहे हैं और यूरोपियंस उनका ऑयल ले रहे हैं, तो गजा में भी तो जंग बंदी और जो इस कदर का जुल्म सितम हो रहा है उसको भी आप एक टेररिस्ट स्टेट को, और ये सबके सामने अमेरिका का चेहरा आ गया है। नगवाना साहब, एक चीज मैं जो देख रही हूँ, अगर हम हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल अगर मैं दूं इस तनाजुर में कि वहाँ पे बड़े अलायंस बने हुए थे, एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमले वाली सिचुएशन थी वहाँ पर, और फिर जाकर बाकायदा साथ दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की सोच से बड़ा शिफ्ट नज़र आ रहा है। जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 150 से ऊपर कंट्रीज जो हैं वो रियासत को फ़लस्तीन की तस्लीम कर रही हैं। ये सेटबैक अमेरिका इसराइल के लिए कितना बड़ा है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या फ़लस्तीन के लिए कोई इसमें ऐसे बेनिफिट है कि वहाँ पे अमन पीस लौट आएगा इस सारी सिचुएशन से? देखिए, जहां तक यूरोप और यूएस के ताल्लुकात हैं तो 2-3 चीज़ों पे उनका बहुत इख्तलाफ है आपस में, जिसमें एक यूक्रेन वॉर है और पैलेस्टाइन पे तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। इसी तरह अफगानिस्तान के कुछ इश्यूज पे भी इख्तलाफ है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियंस जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के ज़्यादा फ्लैग बेयरर्स हैं, और जो मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस रहा है वो यूरोपियन ममालिक का रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप बात देखें तो वो इस खित्ते को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और इसीलिए वहाँ, और आपने देखा है कि वहाँ मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो प्रो इजरायली सपोर्ट है, प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। इसी सपोर्ट के नतीजे में पहले आपने देखा था कि वो हेलसिंकी अकॉर्ड भी हुआ था, और उसके बाद अब भी ये गो के एक आप कह लें कि सिंबॉलिक है, उसको रियासत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना, लेकिन इसका एक मॉरल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में ये नहीं अप्रूव हो जाता, जब तक के ट्रंप साहब अपनी जो भरपूर हिमायत है इजराइल के लिए उसको नहीं रोक देते, तो इसमें अमन का तो कोई रास्ता मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ट्रंप साहब ने कहा था कि जी वो एक रोड मैप देंगे, और इसमें, और जो उन्होंने अपनी तकरीर में भी इंडिकेशन की कि जी जो फ्यूचर फलस्तीनी रियासत हो उसमें हमास का कोई हिस्सा न हो, वो सब भी इंडिकेशंस है कि शायद कोई प्लान सामने आए। लेकिन इसमें मुझे अगर बात खत्म करने दें, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो हमें चीज़ देखनी होगी कि कल जो ट्रंप साहब की मुलाकात हुई है अरब लीडर्स से और चंद और मुस्लिम ममालिक के लीडर्स से, उसका जॉइंट स्टेटमेंट क्या आता है? क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई कंसेंसस हुआ है या नहीं? तो उसके बाद फिर हम ये तज्जिया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच नगवाना हाशमी साहिबा हमारे साथ। देखना है जी क्या डिक्लेरेशन आता है, इससे पता चलेगा जी कि क्या सिचुएशन है। वेलकम बैक जनाब। एक सवाल आपसे पूछना हाँ जी पूछिए। आज आप मुझसे बहुत सवाल पूछे जी। क्या आपको फोबिया है किसी चीज का?
بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. لوگوں کو ہائٹ سے فوبیا ہوتا ہے, بند جگہوں سے ہوتا ہے, کلاسٹروفوبک ہوتے ہیں وہ, اور کچھ لوگوں کو جی پانی سے ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ فیئر ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کا فوبیا ہونا ایک الگ چیز ہے. یہ ڈر اور خوف فوبیا کا کب بنتا ہے اور کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ اس پہ آپ ہم بات کریں. بالکل جی, تو بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر رضا الرحمان صاحب, اور ان سے ذرا جان لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے باخبر سے کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا فوبیا کیا ہوتا ہے اور کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے بٹوین فیئر اینڈ فوبیا؟ دیکھیں, فیئر جو ہے یہ ایک تو نارمل فینومینا ہے, اور یہ جب سے انسان ہے تمام جانوروں کے اندر فیئر ہوتا ہے. فیئر ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے. یہ فیئر ہی ہے جو آپ کو بچا کے رکھتا ہے, مختلف قسم کے خطرات سے آپ کو دور رکھتا ہے, اور فیئر کی وجہ سے ہی آپ یہاں موجود ہیں. اگر یہ فیئر نہ ہوتا تو کوئی بھی سروائیو نہ کرتا. مثال کے طور پہ آپ کو اگر شیر سے خوف ہے تو آپ نہیں جائیں گے, اگر خوف ختم ہو جائے تو وہ چلے جائیں گے, وہ شیر آپ کو مار دے گا. تو ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے جو کہ فیئر ہے, اور ایک نارمل ہے. اور اس میں فیئر کے نتیجے میں انسان کے اندر کچھ ذہنی اور کچھ جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اس کو سائنٹیفک زبان میں کہا تھا فلائٹ اینڈ فائٹ. یا تو انسان فائٹ کرے گا یا فلائٹ کر جائے گا. آپ کسی کاکروچ کو بھی ماریں تو وہ بھاگے گا, وہاں سے فلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مگر جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا تو آپ دیکھیے گا وہ دونوں اینٹینا نکال کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, وہ فائٹ کرے گا. تو فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس, اور اس میں مختلف کیمیکلز نکلتے ہیں, ایک نارمل فینومینا, اور یہ کبھی کبھی ہو تو اچھا ہوتا ہے. بٹ یہی فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس اگر ارریشنل ہو جائے, مثال کے طور پہ آپ شیر آ گیا, آپ کو فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانس ہونا ایک نارمل فینومینا, مگر ایک چھپکلی آ گئی اور اس سے آپ کو ڈرنے لگا تو یہ ریشنل. اور چھپکلی آگے چلی گئی تب بھی آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس کی کوئی بنیادی وجہ ہوتی ہے یہ جو ڈیولپ ہوتا ہے فوبیا کسی کا, اور کیا یہ کیوریبل ہے؟ بالکل, پاسٹ کے ایکسپیرینس ہیں, ایک چیز ہے اس میں پاسٹ میں اگر اس طرح کا کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ اس کو پریڈسپوز کر سکتا ہے گا. مثال کے طور پہ اب آپ یہی لیجئے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں پولیس جو ہے جب آتی ہے تو اکثر ہمارے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے کچھ ایکسپیرینس ایسے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح, حالانکہ ان کو پروٹیکٹیو فیل کرنا چاہیے اور پولیس کی وجہ سے ڈر ہونا چاہیے, تو ڈر جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی غلط کام کرنے سے بچائے گا. بٹ جب فوبیا ہو جائے گا تو اس چیز میں آپ بہت زیادہ ہوں گے. جیسے ڈینٹسٹ ہے, اب بہت سے لوگوں کو پین ہوا ہوگا, کبھی ایک دفعہ ان کے پاس میں ہو گیا, اس کے بعد اس کے پین کی وجہ سے وہ ڈینٹسٹ کا ان کو خوف ہو جاتا ہے. تو یہ جو خوف ہے وہ ان کو پھر بہت ساری ہیلتھ کیئرنگ جو فیسلٹیز ہیں وہاں پہ جانے سے روکتا ہے, اور وہ ان کی جو بیماریاں ہیں اور جو پرابلمس ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کا علاج بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے, بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جس کی طرح سے مثال کے طور پہ ارریشنل فوبیا ہے, کہ کسی کو اگر چھپکلی سے فوبیا ہے, یا بہت سے لوگوں کو مٹی سے ہو جاتا ہے, بہت سے لوگوں کو ڈسٹ سے ہو جاتا ہے, بہت سے لوگوں کو کسی بھی چیز سے ہو جاتا ہے, پبلک اسپیکنگ سے ہو جاتا ہے, تو ان کو گریجولی ڈیسنسٹائز کرتے ہیں, کہ اس سچویشن میں لے کے جاتے ہیں گریجول وے میں, کہ اس کے ساتھ اس کو ایک دم سے جو انزائٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے, کہ اس کی اوائڈنس وہ کم ہونے لگے, اور گریجولی ان چیزوں کو جس سے اس کو ڈر لگتا ہے ان کو وہ فیس کرنے لگے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضا, بہت شکریہ آپ کا. ظاہر ہے سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے فوبیا لوگوں کو ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کا علاج موجود ہے اور اس چیز پر کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. سو بہت سارے آج ایشوز جو ہیں وہ کور کیے, کوشش ہم نے کی کہ ہم کسی سلوشن کی طرف جا سکیں, یا جو مسائل ہیں اس کی صحیح طور سے نشاندہی ان ایشو کی جا سکے. ہوپ فلی ظاہر ہم آگے آنے والے دنوں پر ان پر مزید بھی بات کریں گے. چلیں جی, آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.